नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गणित विषय के थर्ड चैप्टर प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा पर आधारित सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले हम उन परिभाषाओं को देख लेते हैं और उसके बाद फिर इस पर आधारित जो क्वेश्चन है, यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं संख्या की परिभाषा। तो देखिए, संख्या क्या होती है। तो देखिए, कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उसको क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, परिभाषाएं बहुत ही आसान होती हैं, लेकिन परिभाषाएं जैसी होती हैं वैसी ही आपको लिखना रहता है। यानी कि एकदम सेम टू सेम A to Z परिभाषा आपकी पूरी की पूरी मिलनी चाहिए, उसको इधर उधर नहीं किया जा सकता है। और परिभाषाएं आसान होते हुए भी कभी कभी क्या होता है कि बीच में जो है थोड़ा बहुत कहीं भूल गए तो फिर परिभाषा अपने आप बना नहीं मिलती है। तो इसलिए परिभाषाएं जितनी भी हैं तो वो परिभाषाएं आप लोग रट लीजिए। तो देखिए, पुनः एक बार सुन लीजिए, संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी। कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। फिर बात करते हैं कि संख्यांक किसे कहते हैं। तो देखिए, संख्याओं को जिन संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, संख्या की बात करें तो जैसे किसी भी वस्तुओं को हमको गिनना है तो देखिए, वस्तुओं को गिनने में मान लीजिए कोई वस्तुएं 5 हैं तो हम कहेंगे ये वस्तुएं 5 हैं। तो देखिए, 5 हम कहे तो क्या हो गई, 5 संख्या हो गई। लेकिन उसी संख्या को अगर हम यहाँ पर इस रूप में लिख दिए, यानी कि एक संकेत के द्वारा उसको लिख दिए, तो ये संकेत क्या हो गया, ये संख्यांक हो गया। तो इस प्रकार से संख्या और संख्यांक की परिभाषा आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा क्या हो जाएगी। तो देखिए, जिन संख्याओं का गिनने में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। या ऐसी संख्याएं जिनको गिनने में प्रयुक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जीरो को शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पुनः एक बार समझ लीजिए कि जिन संख्याओं को गिनने में प्रयुक्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। देखिए, जीरो को गिनने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यानी कि कोई भी वस्तुएं अगर आपको गिनना है तो वस्तुओं को गिनने में हम उन वस्तुओं को हम जीरो नहीं कह सकते। यानी कि अगर किसी वस्तु को, अगर वो वस्तु वास्तव में है तो उसको आप जीरो नहीं गिन सकते, यानी कि 1 से ही गिनना स्टार्ट करेंगे। 1 से फिर अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन उसमें जीरो को शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा हो जाएगी कि ऐसी संख्याएं जिनको गिनने में प्रयुक्त किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं और इसीलिए प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, ये संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं, तो इनको इस तरीके से लिखा जा सकता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आगे डॉट डॉट करके अनंत तक ये संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए, जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पुनः एक बार सुन लीजिए। देखिए, परिभाषाएं सब एक दूसरे से संबंधित हैं
और अच्छे से समझ लीजिए, तो आपको बार बार जो है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि एक बार अगर अच्छे से समझ लिए तो फिर परिभाषाएं अपने आप बना लोगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये परिभाषाएं आप लोगों की क्लियर ही हो गई हैं। अब यहाँ पर पूर्ण संख्याएं देखिए, तो यहाँ पर पूर्ण संख्याओं की परिभाषा हो जाएगी कि जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वह क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं, देखिए पूर्ण संख्याओं को कहते हैं होल नंबर। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर का देखिए पहला जो लेटर है वो डब्लू होता है, तो इसीलिए पूर्ण संख्याओं को डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए ये संख्याएं होती हैं जीरो से लेकर के अनंत तक, यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं और इसमें जीरो को और एक्स्ट्रा शामिल कर लिया जाता है, तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 डॉट 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 इनको अनंत तक इस तरीके से जो है लिखते हैं, तो ये हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, वो क्वेश्चन आप लोग यहीं पर क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जो है ज़्यादातर यही क्वेश्चन जो है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं से पूछे जाते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या से पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर इन क्वेश्चंस का आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको प्राकृतिक संख्याओं पूर्ण संख्याओं में आपको अंतर क्लियर होगा, यानी कि दोनों की परिभाषाएं स्पष्ट रूप से आपकी क्लियर होंगी, तभी आप इनका आंसर सही से दे पाओगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, एक से छोटी और कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। और जब कहा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अनंत तक इनको लिया जाता है और अनंत में जो है किसी संख्या को निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि अनंत कहाँ तक है। तो इसलिए आप शुरुआत की संख्या यानी कि सबसे छोटी संख्या तो आप कह सकते हैं कि एक होती है, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो सबसे छोटी एक होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, इनको आप लोग क्लियर कर लीजिए। उसके बाद अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो देखिए पूर्ण संख्याओं में पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। यहाँ पर अगर आप अंतर दोनों में समझते होंगे तो आप क्लियर ही इसका आंसर दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं होती है। अगर कहा जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं होती है। अब यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन और बनते हैं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसको भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसका देखिए आंसर हाँ और नहीं में दिया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में होता तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उन 4 ऑप्शन में से आपको एक टिक करना रहता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आपको यहाँ पर आंसर देना है हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि देखिए यहाँ एक से लेकर के अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और यहाँ पर पूर्ण संख्याएं भी देख लीजिए एक से लेकर के अनंत तक होती हैं। लेकिन अब यहीं पर एक क्वेश्चन दूसरा भी बनता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो भी शामिल रहता है। अब यहाँ पर देखिए सभी जो है पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन जीरो एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन ये अच्छे से समझ लीजिए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं
पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के अनंत तक है, यहाँ भी 1 से लेकर के अनंत तक है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो भी शामिल रहता है और जीरो जो है प्राकृतिक संख्याओं में शामिल नहीं है। इसलिए जीरो एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इतना आप लोगों का क्लियर हो गया। फिर देखिए आगे बात करते हैं कि पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्याओं से ही पूर्णांक की भी परिभाषा बन जाएगी कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं में अगर देखिए तो जरा सा अंतर है, यानी कि अगर लिखने में देखा जाए तो जरा सा अंतर है और इसी कारण से काफ़ी स्टूडेंट इन दोनों परिभाषाओं में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं को एक ही समझ लेते हैं, जबकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि यहाँ पर पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं में जरा सा अंतर दिखाई दे रहा है लिखने में, लेकिन यहाँ पर अंतर इन दोनों में बहुत ज़्यादा होता है। तो इस अंतर को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और पूर्ण संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं को कभी भी आप एक ना समझना कि दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो देखिए सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं और इनको जो है आई से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं इनको आई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसको अंग्रेजी में जो है इंटीगर्स कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटीगर्स कहते हैं। तो इंटीगर्स का जो पहला लेटर होता है उसी से इसको प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आई से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत कौन सी संख्याएं आएंगी, तो देखिए सबसे पहले कहा गया है कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए 0 है, अब इधर अगर चलेंगे तो माइनस की संख्याएं होंगी, इधर चलेंगे दाहिनी तरफ तो प्लस की संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर देखिए 1 के पहले क्या हो जाएगा, -1 और फिर -2 -3, फिर यहाँ पर डॉट 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 आगे रहेगा और यहाँ पर देखिए प्लस का 1 रहेगा, फिर प्लस का 2 रहेगा और फिर प्लस का 3 और फिर डॉट 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 आगे रहेगा अनंत तक। तो इस प्रकार से देखिए इंटीगर्स क्या हो गया, सभी जो है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है पूर्ण संख्याओं की बात की गई, तो यहाँ पर 0 से लेकर के अनंत तक इधर पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी और इधर ऋणात्मक की तरफ भी जो है माइनस में संख्याएं अनंत तक रहेंगी। तो यहाँ पर -3 के आगे भी डॉट 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 करके इसको जो है दर्शाएंगे। और फिर अब बात करते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं और इनको किससे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनको आई प्लस से प्रदर्शित करते हैं और इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है, इसके अंतर्गत +1 +2 +3 डॉट 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 ये जो है संख्याएं आती हैं जो है धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत, और ऋणात्मक पूर्णांक को आई माइनस से प्रदर्शित करते हैं और इसके अंतर्गत जो है -1 -2 -3 और फिर डॉट 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 ये अनंत तक रहेगा। तो ये जो है ये हो जाएंगी ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए सबसे पहले पूर्णांक हो गए, यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। और उसके बाद फिर धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, सभी प्लस वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। और सभी माइनस वाली संख्याएं अनंत तक क्या कहलाती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। और अब बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए प्लस में 1 से लेकर के अनंत तक हो गया और माइनस में 1 से लेकर के अनंत तक माइनस की तरफ हो गया, लेकिन जो है यहाँ पर 0 को जो है कहीं पर नहीं दर्शाया गया। तो यहाँ पर 0 कहाँ चला गया, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए कि 0 पूर्णांक में शामिल तो है लेकिन 0 ना तो
जो है धन पूर्णांक है और ना तो ऋण पूर्णांक है। यानी कि पूर्णांक तो है लेकिन इसको धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक में शामिल नहीं करते हैं, ये बीच में होता है और इसको ना तो धन पूर्णांक कहा जा सकता है और ना तो ऋण पूर्णांक कहा जा सकता है। तो ये भी आप लोग क्लियर रखिए, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि जीरो क्या है, धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है, या धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन कोई भी दे दिए जाते हैं, तो वहां पर आपको क्लियर होना चाहिए कि ये ना तो धन पूर्णांक है और ना तो ये ऋण पूर्णांक है। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग अभी से इसको क्लियर कर लीजिए। और उसके बाद अब आगे बात करते हैं सम संख्याओं की। तो देखिए ये आप लोगों को पहले से ही क्लियर होगा और यहाँ पर फिर जान लीजिए। देखिए सारी परिभाषाएं ऑलरेडी मैं अपने 2 वीडियो में बता चुका हूँ। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो पहले से उनका सबका क्लियर होगा, क्योंकि 2 बार बता चुका हूँ और उनको ये पहले से देखा देखा वीडियो लग रहा होगा। लेकिन देखिए वीडियो ये नया है, क्योंकि हम पुनः जो है बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की मैथ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक बार पूरा कोर्स समाप्त हो चुका है। तो जो लोग अभी तक मेरे वीडियो ना देखे हों तो बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहां से आप लोग मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पर मैं पुनः आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एक तरफ से। तो हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि मैं इस पर आधारित पहले ही वीडियो देख चुका हूँ। तो हाँ, ये सही बात है कि पहले भी आप लोग इस पर आधारित जो है वीडियो देख चुके होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 वीडियो में ये सारी परिभाषाएं बता चुका हूं और सेम टू सेम ऐसे ही मैं बताया हूं। तो वहां पर आप लोगों को ये लग सकता है कि जो है ये दोबारा बताया जा रहा है, तो दोबारा नहीं तिबारा बताया जा रहा है। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से सुनिए और जो है अच्छे से समझ लीजिए, जिसके बाद आप लोगों को कहीं अलग वीडियो देखने की ज़रूरत न पड़े, यानी कि यहाँ से आप लोगों का एकदम से क्लियर हो जाए। तो देखिए सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए ये परिभाषाएं एकदम मिलती जुलती परिभाषाएं होती हैं और काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, यानी कि वो कभी समझते ही नहीं हैं कि इनमें अच्छा खासा डिफरेंस है। यानी कि कोई भी चीज़ होती है तो कंफ्यूजन में ही गलत होती है। तो आप लोगों को कहीं पर भी हो, जो भी कंफ्यूजन हो, हमेशा कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो देखिए यहाँ पर सम संख्या और भाज्य संख्या में काफ़ी स्टूडेंट परिभाषा एक ही लिखते हैं, जबकि दोनों परिभाषाओं में अंतर है। मैं ऑलरेडी इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ और एक बार फिर बता रहा हूँ कि दोनों परिभाषाओं में अच्छा खासा अंतर है और वो अंतर आप लोग समझ लीजिए, जिससे आप लोगों का कभी भी गलत ना हो। तो देखिए यहाँ पर सम संख्याओं की परिभाषा क्या हो जाएगी। तो देखिए ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। तो देखिए सम और विषम की अगर परिभाषा आ जाए तो वहां पर आपको 2 को याद रखना है। तो देखिए अगर जो है 2 से संख्याएं विभाजित हो जाएं तो सम संख्याएं हो जाएंगी, और जब 2 से विभाजित ना हो तो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये इतना आप लोगों को क्लियर रखना है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं दोनों में जो है अंतर है, और जो है सम संख्या और विषम संख्या से भी इन दोनों में अंतर है। तो वो अंतर समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर सम संख्याएं जो होती हैं वो 2 से जो विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं होती हैं, लेकिन जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो स्वयं और एक के अलावा अन्य भी किसी संख्या से कट जाएं तो वह क्या कहलाती हैं, वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए भाज्य संख्या के अंतर्गत देखिए कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। जैसे 4 है, और उसके बाद फिर देखिए 6 है, और 6 के बाद फिर 8 है, और 8 के बाद 9 है। ये सब क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। और देखिए अगर सम संख्या की बात करें तो सम संख्या के अंतर्गत आएगा 2, 4, 6, 8, 10। यानी कि जो सम संख्या है, सम संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। तो देखिए सम संख्या के अंतर्गत आप जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनसे 2 का गुणा करते चले जाइए, और जो भी संख्याएं प्राप्त होंगी वो सब क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी।
तो यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10 यानी कि 2 की टेबल आप पढ़ते चले जाइए और जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगी वो सब क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। और विषम संख्याएं कौन सी होंगी, जो इनके बीच में पड़ेंगी वो सब क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। जैसे 2 और 4 के बीच में 5 है, 5 हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 और 4 के बीच में 3 है, 3 हो जाएगी। और 4 और 6 के बीच में 5 हो जाएगा। और देखिए 6 और 8 के बीच में 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए इनके बीच में जो संख्याएं आ रही हैं वो सभी क्या हैं, वो विषम संख्याएं हैं। और देखिए भाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, तो यहाँ पर देखिए 2 से जितनी संख्याएं कट रही हैं वो तो भाज्य संख्याएं होंगी ही, और साथ में इसमें कुछ और भी संख्याएं शामिल हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 8 के बाद 10 आया है सम में, लेकिन जो है भाज्य संख्याओं में देखिए 8 के बाद 9 भी आ गया है, क्योंकि 9 एक ऐसी संख्या है जो 2 से तो नहीं कट रही है लेकिन 3 से संख्या कट रही है। तो इस प्रकार से ये भाज्य संख्या हो जाएगी, लेकिन ये सम संख्या नहीं होगी। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है। तो देखिए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। और देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या देखिए 4 होती है। तो यहाँ पर ये भी आप लोगों को याद होना जरूरी है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। ये आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। और अभाज्य संख्या देखिए कौन सी होती हैं, जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से न कटें, वह क्या कहलाती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए 2 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, और फिर 9 होगा नहीं, और फिर 11 है। ये सब क्या हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन रहा है कि देखिए एक ना तो भाज्य संख्याओं में आया है और ना तो अभाज्य संख्याओं में आया है। तो यहाँ पर देखिए एक क्या है, तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन भी आप लोग क्लियर रखना, यानी कि एक को अगर पूछा जाए कि एक क्या है, तो देखिए एक ना तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या, यानी कि भाज्य और अभाज्य में एक को शामिल नहीं किया गया है। फिर अब बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्याएं। तो देखिए पूर्ववर्ती संख्याएं कौन सी होती हैं, तो इसमें भी देखिए काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। हालांकि ज़्यादातर स्टूडेंट का ये क्लियर रहता है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आप लोगों के अंदर कहीं से कन्फ्यूजन की स्थिति ना पैदा हो। तो देखिए पूर्ववर्ती संख्याएं और अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, यहाँ से आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। फिर बार बार कहीं पर अलग कुछ भी बताया जाए तो उससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो देखिए यहाँ पर पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं, तो देखिए पूर्व मीन्स क्या होता है, पहले। पूर्व मीन्स पहले, केवल आपको इतना याद रखना है, पूर्व मीन्स पहले, उसके बाद आपको कुछ याद ही नहीं रखना है, आपकी सारी संख्याएं क्लियर हो जाएंगी। देखिए पूर्व मीन्स पहले याद रखिए, तो कोई भी संख्या है, जैसे कहा जाए 3 की पूर्ववर्ती संख्या, तो देखिए 3 से पहले कौन सी संख्या आएगी, तो 2 आएगी। और इसी तरीके से जैसे कहा जाए 5 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 5 से पहले कौन सी संख्या आती, 4 आती है, तो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या अगर पूछी जाए तो पूर्व में पहले आपको याद रखना, तो पहले की संख्या आप बता देंगे। अब बात करते हैं कि जब अनुवर्ती पूछा जाए, तो देखिए अनुवर्ती में भी आप पहले की संख्या लिख देते हैं, यही एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपसे पूछा जाए, चाहे अनुवर्ती पूछा जाए, चाहे जो है उत्तरवर्ती पूछा जाए, और चाहे परवर्ती पूछा जाए, आपको हमेशा जब ये तीनों पूछे जाएं, यानी कि चाहे अनुवर्ती शब्द आ जाए, चाहे उत्तरवर्ती आ जाए, चाहे परवर्ती आ जाए, आपको तुरंत उस समय आपको एक बार पूर्ववर्ती को जरूर याद रखना है। यानी कि जब आप पूर्ववर्ती को याद रखेंगे तब आपका अनुवर्ती, उत्तरवर्ती या परवर्ती कभी भी गलत नहीं होगा। जब उस समय आप पूर्ववर्ती को याद नहीं करेंगे तब ही आप लोग गलत कर सकते हैं, यानी कि अनुवर्ती, उत्तरवर्ती या परवर्ती की जगह पर आप पूर्ववर्ती संख्या लिख सकते हैं। और जब आपके दिमाग में
तुरंत पूर्ववर्ती आ जाएगा। तो आपको पूर्ववर्ती का मतलब तो पता है, यानी कि अनुवर्ती, उत्तरवर्ती या परवर्ती का जो है मतलब नहीं पता है, लेकिन पूर्व मीन्स पहले होता है, इसका तो मतलब आपको पता है कि पूर्व मीन्स पहले होता है। तो आप पहले की संख्या, पूर्व मीन्स जानते हैं कि पूर्व मीन्स पहले की संख्या होती है। तो बाकी जितने भी टाइप से आए, चाहे अनुवर्ती आए, चाहे उत्तरवर्ती आए, चाहे परवर्ती आए, आपको बाद की संख्या लिखना है। यानी कि जो अनुवर्ती संख्या होती है उसको तीन नामों से जाना जाता है, और इसीलिए स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो अनुवर्ती याद कर लिए लेकिन अब जो है क्वेश्चन में लिख कर आ रहा है उत्तरवर्ती, तब कंफ्यूज हो गए। और आप अनुवर्ती या उत्तरवर्ती याद किए हैं लेकिन अब क्वेश्चन में लिख कर आ रहा है परवर्ती, तब भी आप कंफ्यूज हो गए। अब परवर्ती आपको याद है तो अनुवर्ती या उत्तरवर्ती कुछ लिख कर आ गया, तब भी आप कंफ्यूज हो गए। तो इस प्रकार से आप लोग तीनों को जान लीजिए कि अनुवर्ती, उत्तरवर्ती और परवर्ती ये तीनों संख्याएं एक ही होती हैं। और ये आप लोग तीनों ना याद रख पाइए तो सिर्फ एक याद रखिए कि पूर्ववर्ती को दूसरे नाम से नहीं जाना जाता है, पूर्ववर्ती की जगह पर पूर्ववर्ती ही आएगा। तो आप केवल पूर्व याद रखना है कि पूर्ववर्ती संख्या जो है पहले की संख्या आती है, और पहले की संख्या लिखी जाती है पूर्ववर्ती के अंतर्गत। तो आप इसके बाद जो भी आएगा, चाहे वो अनुवर्ती आए, चाहे उत्तरवर्ती आए, चाहे परवर्ती, उसकी जगह पर आपको बाद की संख्या लिख देना है, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार से पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या, इसमें आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, यानी कि अब गलत होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। पूर्ववर्ती मीन्स पहले आपको याद रखना है बस, और उसके बाद जो भी आए आपको बाद की संख्या लिखना है। तो अनुवर्ती में देखिए क्या हो जाएगा, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती या परवर्ती कोई संख्या कहा जाए तो जैसे कहा जाए 5 की अनुवर्ती संख्या 6 हो जाएगी, या 5 की उत्तरवर्ती संख्या 6 हो जाएगी, और 5 की परवर्ती संख्या 6 हो जाएगी। यानी कि तीनों को एक ही कहते हैं, एक ही संख्या कहते हैं, सिर्फ इसके नाम अलग अलग हैं बस। और जैसे कहा जाए 9 की अनुवर्ती संख्या, तो 9 के बाद 10 आता है, तो 9 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो देखिए ऐसी संख्याएं जिनको पी अपान क्यू के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। पी अपान क्यू के रूप में जिन संख्याओं को प्रदर्शित किया जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर क्यू बराबर जो है जीरो नहीं होना चाहिए, यानी क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ऐसी संख्याएं जिनको पी अपान क्यू के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, यानी कि जिनको साधारण भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि उसके हर में जीरो नहीं होना चाहिए बस। तो देखिए परिमेय संख्याओं को दूसरे शब्दों में भी समझ लीजिए। देखिए वह संख्याएं जिनको दशमलव में परिवर्तित करने पर उनके दशमलव भाग के अंक या अंक समूह की आवृत्ति हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए 11/3 ले लिया जाए, और देखिए इसको अगर हम 11 को 3 से भाग करेंगे तो देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए बचा 2, और फिर पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो 3 छंग 18 हो जाएगा, और फिर जो है 20 में से 18 को घटाएंगे, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा है, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 20 आएगा, फिर 3 छंग 18 आएगा, फिर जो है नीचे 2 आएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए बार बार जो है 6 की आवृत्ति हो रही है। अब जब 6 की बार बार आवृत्ति हो रही है तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो इसकी ये परिभाषा भी लिखी जा सकती है कि वह संख्याएं जिनको दशमलव में परिवर्तित करने पर उनके दशमलव भाग के अंक या अंक समूह की आवृत्ति हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए एक अंक की आवृत्ति हो तब भी उसको परिमेय संख्या कहेंगे। और कभी कभी ये भी होता है, मान लीजिए इस तरीके से पॉइंट के बाद 3, 6, 7 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए
3 6 7 आया। अब फिर यहाँ से दोबारा 3 6 7 आ गया, फिर दोबारा फिर 3 6 7 आ गया। इस तरीके से पूरा एक अंक समूह बार बार जो है वही रिपीट हो रहा है, इसकी आवृत्ति हो रही है। तो इसको भी क्या कहेंगे, इसको भी कहेंगे परिमेय संख्याएं। यानी कि वह संख्याएं जिनको दशमलव में परिवर्तित करने पर उनके दशमलव भाग के अंक या अंक समूह की आवृत्ति हो तो उन्हें क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे। और देखिए परिमेय संख्याओं को कैसे जानेंगे कि परिमेय संख्याएं ये हैं या नहीं हैं। तो देखिए जो है एक तो ये हो गया कि संख्या जो है P/Q के रूप में लिखी जा सके और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और जो है दूसरी परिभाषा हम आप लोगों को बताए कि वह संख्याएं जिनको दशमलव में परिवर्तित करने पर उनके दशमलव भाग के अंक या अंक समूह की आवृत्ति हो तो वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए तीसरे शब्दों में कह लीजिए या जो है कैसे पहचानेंगे कि परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए यदि किसी संख्या का वर्गमूल या घनमूल आदि संख्या हो, यानी कि कोई पूर्ण संख्या आ जाए तो वह क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि वो संख्या अगर पूरी पूरी आ जाए तो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर √16 ले लिया गया तो देखिए इसका वर्गमूल निकल आएगा 4 आ जाएगा। तो देखिए 4 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। अब जैसे यहाँ पर √3 ले लिया जाए तो 3 क्या होगा, 3 परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। लेकिन यहीं पर √4 ले लिया जाए तो 4 क्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल निकल आएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस प्रकार से ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, ये परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और देखिए जो है इनका ये तो बात हो गई वर्गमूल की। और घनमूल जैसे मान लीजिए कि रूट के अंदर लिखा हुआ है मान लीजिए 8, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ कर्णिक घात 3 है, यानी कि इसका अगर घनमूल निकालना है तो यहाँ पर देखिए 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगी, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग परिमेय संख्याओं की भी परिभाषा समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय संख्याओं के बाद अब जान लीजिए कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए तो वह करणीगत संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो, वह करणीगत संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो तो वह क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। पुनः एक बार देख लीजिए कि वह करणीगत संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो, जो पूर्ण वर्ग ना हो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए √3 दिया गया है तो ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और यहीं पर अगर √4 दे दिया जाता तो 4 देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 2 का वर्ग करोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन जो ये संख्या है √3 ये क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहीं पर अगर बात करें √5 की तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा एक बार पुनः सुन लीजिए कि वह करणीगत संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो वह क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में इसको भी समझ लीजिए अपरिमेय संख्याओं को, यानी कि इससे आप लोगों का क्लियर ना हो रहा हो तो और कैसे पहचानोगे कि कौन सी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए वह संख्याएं जिनको दशमलव में परिवर्तित करने पर उनके दशमलव भाग में किसी अंक या अंक समूह की पुनरावृत्ति न हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि भिन्न के रूप में कोई भी संख्या दी हुई हो या रूट के रूप में दी हुई हो तो वहाँ पर देखिए उसका भाग करके हम देखेंगे। और जब वहाँ पर किसी भी अंक समूह की बार बार आवृत्ति हो रही हो, किसी अंक या अंक समूह की बार बार आवृत्ति हो रही हो तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। और जब किसी अंक या अंक समूह की आवृत्ति ना हो रही हो तो वो क्या कहलाएंगी, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। यहाँ पर देखिए जो है पाई को जान लीजिए कि ये अपरिमेय के अंतर्गत आती है कि परिमेय के अंतर्गत आती है। तो देखिए जो पाई होती है वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है।
तो इसको भी आप लोग क्लियर रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पाई ही पूछ लिया जाता है कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों को आंसर देना है कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान देखिए क्या होता है, पाई का मान होता है 3.142857। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर किसी भी अंक या अंक समूह की पॉइंट के बाद आवृत्ति नहीं हो रही है, तो इसलिए ये क्या होती है, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। अब बात करते हैं पूर्णांकों का सरल रेखा पर निरूपण। पूर्णांकों का सरल रेखा पर निरूपण देखिए लास्ट बिंदु है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। बाकी इसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे, यानी कि जितने भी इसके अंतर्गत जो है कॉन्सेप्ट थे, वो सारे आप लोगों को मैं क्लियर करा चुका हूं। तो ये लास्ट पॉइंट है, इसको भी जान लीजिए। और इसके बाद फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों को इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए पूर्णांकों का सरल रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं। तो देखिए पूर्णांक की परिभाषा आप लोगों को बता ही चुके हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। सभी लोग आप लोग जान ही चुके होंगे कि सभी ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। तो यहाँ पर इनको हम संख्या रेखा पर या सरल रेखा पर निरूपण इनका कैसे करेंगे। तो मान लीजिए ये एक सरल रेखा है, यहाँ पर देख लीजिए ये एक मान लीजिए सरल रेखा है, इस तरीके से सीधी रेखा खींच लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए आप सभी को पता होगा यहाँ पर बीच में जो है संख्या रेखा जब बनाते हैं यहाँ पर बीच में जीरो को रख लेते हैं, यहाँ पर देखिए जीरो रख लेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए दाहिनी तरफ प्लस की संख्याएं होती हैं, इस तरीके से दाहिनी तरफ प्लस की संख्याएं होती हैं और बाईं तरफ जो होती हैं वो माइनस की संख्याएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जीरो हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया और ये प्लस का 4 हो गया। ये माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया और माइनस का 5 हो गया। इस प्रकार आगे जहाँ तक भी आप लोगों को ज़रूरत हो वहाँ तक इसको आगे आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि इस पर जब क्वेश्चन आएंगे, इस पर आधारित जब क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर आपको लिमिट दी हुई होगी कि कहाँ तक आपको इसको करना है, यानी कि किस अंक में क्या जोड़ना है। तो जितने अंकों की आपको ज़रूरत होगी उतने अंक यहाँ पर जो है आप लोग जो है लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ हमको बताना इतना है कि सरल रेखा पर पूर्णांकों को कैसे जो है निरूपण करते हैं, यानी कैसे उनको प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बीच में जीरो को रख लेते हैं और दाहिनी तरफ जो है प्लस की संख्याएं रहती हैं और बाईं तरफ माइनस की संख्याएं रहती हैं। अब इनको आप इधर डॉट डॉट कर दीजिए और इधर भी डॉट डॉट कर दीजिए और जहाँ तक आपको क्वेश्चंस में ज़रूरत होगी वहाँ तक आप उसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया पूर्णांकों का सरल रेखा पर निरूपण। तो ये देखिए प्लस के पूर्णांक भी हो गए, माइनस के पूर्णांक भी हो गए और जीरो भी उसमें शामिल हो गया। तो देखिए इस प्रकार से आप लोगों का पूर्णांकों का सरल रेखा पर निरूपण भी जो है स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऊपर से एक क्वेश्चन और छूट रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उसको भी आप लोग जान लीजिए क्योंकि परीक्षा में आ सकता है। तो आप लोग उसको भी यहीं पर क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि एक की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको भी आप लोग क्लियर कर लीजिए कि एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट का आंसर रहता है कि एक की पूर्ववर्ती संख्या जीरो होती है, लेकिन जीरो जो है एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए एक की पूर्ववर्ती संख्या कोई होती ही नहीं है। तो एक ऐसी एक संख्या है जिसकी कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, बाकी सभी संख्याओं की कोई ना कोई पूर्ववर्ती संख्या होती है। यानी कि जितनी भी संख्याएं होती हैं या जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं की एक पूर्ववर्ती संख्या जरूर होती है, लेकिन जो एक होता है एक की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। तो ये पॉइंट आप लोग अपना क्लियर रखना क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन बनता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, ये क्लियर कर लीजिए। तो देखिए
आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।